आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनपुट डिवाइसेस। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री देखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी तक देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के वहाँ से काफ़ी चांस रहते हैं। तो आज की क्लास में हम इनपुट डिवाइसेस देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं उन सभी इनपुट डिवाइसेस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे। उसके बाद हम मेमोरी यूनिट का टॉपिक चैप्टर करेंगे एंड देन सीपीयू का टॉपिक करेंगे। और आपका जो कंप्यूटर का बेसिक है वो कवर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे तो कितनी क्लासेस हो रहे हैं हमारी, एक तो आपकी आज की हो जाएगी इनपुट डिवाइस जो कि आप देख ही रहे हो, देन आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और सीपीयू, 3 क्लासेस और रहती है। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेसिक कवर हो जाएगा। फिर हम कंप्यूटर बेसिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने से पहले अपना जितनी भी क्लासेस अभी तक अपलोड हो रही है उन सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देखते रहिए, ठीक है। नोट्स अवेलेबल है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल होगा, तो आप वहां से डायरेक्टली भी डीएम करके नोट्स की इंक्वायरी कर सकते हो। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज हम करते हैं कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने के लिए हम किनका यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई इनपुट डिवाइसेस के कार्य क्या क्या है, इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही होता है कि ये यूजर के द्वारा दिए जाने वाले डेटा व निर्देशों को ग्रहण करता है ना। मतलब ग्रहण करने का मतलब कि आप कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जो भी डेटा दे रहे हो, जो निर्देश दे रहे हो, वो क्या करेगा, वो डिवाइस रिसीव करेगा। ग्रहण करने का मतलब उसने उनको रिसीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए देता है। इन ग्रहण किए गए डेटा व निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बदलते हैं ताकि प्रदान किए गए डेटा व निर्देशों के अनुरूप हमारा कंप्यूटर कार्य कर सके। तो सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। आपने कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं इनपुट डिवाइस का यूज करके, उसके बाद उन निर्देशों को किस में बदला जाएगा, बाइनरी भाषा में बदला जाएगा जो कि 0 और 1 होती है, या फिर इसे मशीन लैंग्वेज भी कह दिया जाता है। इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखो, बाइनरी भाषा में जैसे ही बदल दिया जाएगा सीपीयू क्या कर देगा, उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ध्यान रखना, सीपीयू किस पे प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू आपकी बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर ही प्रोसेसिंग करता है। तो ये तो हो गई भी सिंपल सी बात जो हमने फर्स्ट क्लास में भी करी थी। अब यहाँ देखो कुछ इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट है। तो लिस्ट में क्या क्या नाम है आपके, कीबोर्ड है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, लाइट पेन, टच स्क्रीन, MICR, OCR, OMR, BCR, क्यूआर कोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर में 4 शामिल है, स्मार्ट कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटाइजिंग टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट। 19 यहाँ पे क्या है आपको इनपुट डिवाइसेस के नाम देखने को मिले हैं। और अगर इन पार्ट्स को भी काउंट करें तो आपको टोटल यहाँ पे 23 क्या मिले हैं, इनपुट डिवाइसेस के नाम देखने को मिले हैं, है ना। इन 23 डिवाइसेस की लिस्ट एक बार याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो। अगर आपको इनपुट डिवाइसेस के नाम में दिक्कत है तो एक बार इस लिस्ट को 2-3 बार रिवाइज करना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका लिस्ट में से ही बन जाता है, ठीक है। चलिए अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो सबसे पहले आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड हमें सिंपल सा पता है भाई, कीबोर्ड आप टाइपिंग के लिए यूज करते हो, मतलब आप अपना डेटा इंसर्ट करने के लिए, टाइप करने के लिए किसका यूज कर रहे हो, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का यूज कर रहे हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है तो कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है जनरली, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या पता पूछ लिया जाए, है ना।
तो यहाँ पे देखो कि कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। और अगर ये पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा कीबोर्ड का आविष्कार किया था, क्योंकि कीबोर्ड भी कई टाइप के होते हैं, तो इन्होंने किया था क्वेरेटी कीबोर्ड का आविष्कार। क्वेरेटी कीबोर्ड का मतलब क्या है कि अगर आप अपने कीबोर्ड को देखो ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड कौन सा है? आपका क्वेरेटी कीबोर्ड है, जो हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर आपने अपना कीबोर्ड ध्यान से देखा है तो उसमें देखना, जब अल्फाबेट्स जहां से स्टार्ट होते हैं तो अल्फाबेट की जो टॉप लाइन होती है उसमें लेटर्स कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, QWERTYUIOP। तो फर्स्ट लाइन ये होती है, फिर सेकंड लाइन आपकी ASDFGHJKL ये होती है, थर्ड लाइन आपकी ZXCVBNM ये होती है। तो जो फर्स्ट लाइन में आपको ये लेटर्स देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से इस कीबोर्ड का क्या नाम रखा गया है? क्वेरेटी कीबोर्ड रखा गया है, क्वेरेटी लेआउट। क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है कि जो क्वेरेटी कीबोर्ड है उसका नाम क्वेरेटी कीबोर्ड क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो अल्फाबेट्स की टॉप सीरीज है उसके लेटर्स QWERTY से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्वेरेटी कीबोर्ड है। ठीक है, आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। अब यहाँ देखो, जो पहले के कीबोर्ड्स होते थे उनमें 84 बटन होते थे, अभी आपको कीबोर्ड में 100 से लेके 110 तक के बटन देखने को मिल जाएंगे। ये एक CUI यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। CUI यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि जो CUI होता है ना उसमें हम कमांड्स टाइप करते हैं, तो टाइप किससे करोगे? आप कीबोर्ड से करोगे, तो इसीलिए ये एक CUI यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है। इतना हमें पता चला। यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखा गया है, तो एक बार इसकी रीडिंग ले लीजिएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज कीज, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भाई कीबोर्ड में 100 से लेके 110 तक की कीज मिल जाती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती है, तो इसका जो आंसर आप टिक करके आओगे वो होगा 104। 104 की हम मानते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीज होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है, उन कीज को किस किस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सी फंक्शन की है, कितनी फंक्शन की होती है, इनमें से कौन सी मॉडिफायर की होती है, कौन सी मॉडिफायर की नहीं होती, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ देखो, अल्फा न्यूमेरिक की सबसे, ये तो सिंपल सा है कि अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है आपकी? अल्फाबेटिक मतलब कि A to Z एंड न्यूमेरिक मतलब 0 to 9। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें अल्फाबेट्स और आपने नंबर्स दोनों को कंबाइन कर दिया, इसका मतलब ये की हो गई आपकी A to Z एंड 0 to 9। किस लिए यूज करोगे आप इनका? तो टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, लेटर्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फा न्यूमेरिक कीज का यूज करते हैं। सेकंड है आपकी फंक्शन कीज, टोटल कितनी होती है? 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। फंक्शन कीज का मैं आपको बताऊंगी जब हम शॉर्टकट कीज के बारे में देखेंगे, तब मैं आपको फंक्शन कीज के बारे में बताऊंगी। अदरवाइज एक क्लास अवेलेबल भी है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो आप अभी अगर देखना चाहो तो फंक्शन कीज के क्या क्या यूज होते हैं आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मॉडिफायर कीज इंपोर्टेंट है। मॉडिफायर कीज में देखो, शिफ्ट, कंट्रोल, ओल्ट। मॉडिफायर कीज में आपकी 3 की आती है, कौन कौन सी आती है? शिफ्ट आती है, कंट्रोल आती है और ऑल्ट आती है। ठीक है, दीज की इंक्रीज कमांड चॉइस बाय चेंजिंग हाउ अदर कीज बिहेव व्हेन टैप्ड इन कॉम्बिनेशन। मॉडिफायर कीज क्या होती है? मॉडिफायर की का मतलब होता है कि जब आप इन की का यूज करते हो किसी दूसरी की के साथ, किसी दूसरे बटन के साथ, तो उनका जो फंक्शन है, उनका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। देखो, एक तो आप Z दबाओ तो क्या हो जाएगा? Z टाइप हो जाएगा। एक आप टाइप दबाओ कि कंट्रोल प्लस Z, तो क्या होगा? अंडू हो जाएगा। तो इस तरह से ये होती है मॉडिफायर की, जो किसी दूसरी की के साथ मिलके उसका बिहेवियर चेंज कर देती है। न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? एन एडिशनल सेट ऑफ कीज फॉर एंटरिंग नंबर्स दैट रिजेंबल्स ए कैलकुलेटर एंड इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट। आपने कीबोर्ड में देखा होगा, एक तो आपको 0 to 9 अल्फाबेट्स के ऊपर ही मिलता है, और एक आपको 0 to 9 अदर्स अलग से भी मिलता है। तो वो जो अलग से आपको 0 to 9 देखने को मिल रहा है ना, उसका क्या नाम है? आपका राइट साइड में जो देखने को मिलता है उसका नाम है आपका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है,
फिर आती है आपकी स्पेशल कीज। अब स्पेशल की में कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे देखो आपकी एंटर जो कि न्यू लाइन के लिए यूज होता है, बैक स्पेस डिलीट करने के लिए यूज होता है, और टैब। टैब का मतलब क्या हुआ, आप इसमें जैसे कि एक होता है आपका स्पेस बार से आप एक सिंगल स्पेस देते हो, टैब से आप एक से ज्यादा स्पेस देते हो। तो ये क्या है आपकी यहाँ पे स्पेशल कीज हो गई। फिर आती है आपकी एरो कीज जिनको हम डायरेक्शनल की भी बोल देते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। एस्केप की क्या होती है आपकी, एस्केप की जनरली आप यूज करते हो कि आपने कुछ स्टार्ट किया हुआ है, कोई मान लीजिए कोई भी वीडियो स्टार्ट कर रखी है, आप उसको बाहर आना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर देते हो, एस्केप की को प्रेस करते हो। तो इट इज यूज टू रिवर्स ए कमांड एंड गो बैक इन टाइम। अब यहाँ देखो कि कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड्स के टाइप्स के बारे में देखो, तो यहाँ पे कुछ मैंने नाम लिखे हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका होता है क्वेरिटी कीबोर्ड, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी क्वेरिटी कीबोर्ड, एंड ये आपका अमेरिका में यूज होता है, यूरोप के काफी एरियाज में यूज होता है। फिर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट कीबोर्ड है डी वोरक कीबोर्ड। ये डी वोरक नाम क्यों है, जैसे क्वेरिटी में अल्फाबेट्स QWERTY है ना, उसी तरह से डी वोरक कीबोर्ड में जो फर्स्ट अल्फाबेट की लाइन होती है वो DVORA के इस तरह से होती है, इसलिए इसका नाम डी वोरक कीबोर्ड है। डी सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड कौन सा है आपका, क्वेरिटी कीबोर्ड, याद रखना। एंड डी वोरक कीबोर्ड का हम यूज करते हैं जब आप टाइपिंग करते हो उस टाइम पे। ये यूजर टाइपिंग फ्रेंडली एक तरह से आप बोल सकते हो कीबोर्ड है, क्योंकि इसमें जो ज्यादा यूज होने वाली कीज होती है वो एकदम आपकी फिंगर्स के आसपास होती है, होम रो में होती है, ठीक है। एजर्टी कीबोर्ड, अब इसका नाम एजर्टी क्यों है, क्योंकि इसके कीबोर्ड लेआउट में जो फर्स्ट लाइन है वो AZERTY इस तरह से होती है। कहाँ पे यूज होता है, फ्रांस एंड बेल्जियम में यूज होता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्वार्टेज्ड कीबोर्ड, QWERTZ, ये स्विस कीबोर्ड भी इसको बोल देते हैं, एंड ये जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में यूज होता है। तो मेन आपके यही कीबोर्ड है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके अलावा कुछ और कीबोर्ड्स होते हैं, वायर्ड कीबोर्ड्स, न्यूमेरिक कीपैड्स, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, ब्लूटूथ कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड। तो इनसे इतना क्वेश्चन नहीं आते, ऊपर वालों से आता है। ये आगे देखते हैं माउस। अब माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस सी एगलबर्ट ने। किसने किया था, डगलस सी एंजलवर्ट या फिर डगलस कार्ल एंगलबर्ट, आप जैसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो डगलस कार्ल एंजल वर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। माउस की फुल फॉर्म वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। माउस का यूज कहाँ पे करते हो आप, माउस का यूज करते हो आप अपने कर्सर को मूव करने के लिए। अब ये कर्सर क्या होता है, तो देखो जैसे ये मेरा यहाँ पे एक ये पेन आपको इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, पॉइंटर बोल सकते हो, एरो बोल सकते हो, ठीक है। एरो की तरह दिखने वाला वो एक सिंबल होता है जिसको हम पॉइंटर बोल देते हैं, एंड इस पॉइंटर की वजह से ही इस माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे मैं कुछ और पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बताऊंगी। तो माउस क्या है आपका, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कर्सर क्या होता है, तो माउस की वो लाइन, जैसे जो आपको ये एरो की तरह एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, ये तो क्या हो गया आपका पॉइंटर हो गया, एंड जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको इस तरह से एक लाइन सी दिखाई देती है, एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी ये लाइन है वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। तो ये क्या कहा जाएगा, इस लाइन को हम बोलते हैं कर्सर बोलते हैं। पैड क्या होता है, माउस पैड, तो जिस के ऊपर आप अपना माउस रखते हो ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैड बोलते हैं, या फिर माउस पैड बोलते हैं, जिस पे रख के आप अपने माउस को चलाते हो। तो ये कोई बुक हो सकती है, बुक जैसी कोई चीज हो सकती है, या कोई स्लेट के आकार की कोई चीज होती है। चलिए नेक्स्ट देखो, माउस में कितने बटन मिलेंगे आपको, 2 बटन या फिर 3 बटन मिलेंगे, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील। तो जनरली हम किसका यूज करते हैं, अपने लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। राइट बटन का आप यूज करते हो तो क्या होता है आपकी उसकी प्रॉपर्टीज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। राइट क्लिक से हम जनरली प्रॉपर्टीज का ऑप्शन ओपन करते हैं। स्क्रॉल व्हील से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अप डाउन मूव कर सकते हो। माउस के कार्य फंक्शंस, तो क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग एंड ड्रॉप, पॉइंटिंग, स्क्रॉलिंग। ड्रैगिंग एंड ड्रॉप का मतलब समझ में आता है ना, कि आपने यहाँ पे किसी भी फोल्डर को पकड़ लिया एंड उसको अपने लेफ्ट बटन को वहां क्लिक कर लिया, एंड वहां पे अपने लेफ्ट बटन को दबाए रखो और उसको बस पुश करते हुए जहां पे उसको लेके जाना है वहां पे हमने उसको
छोड़ दिया, वो क्या हो गया आपका ड्रैगिंग एंड ड्रॉप हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस में देखो, एक होता है आपका मैकेनिकल माउस या फिर यांत्रिक माउस, इसके अंदर हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका ऑप्टिकल माउस, इसमें एक सेंसर होता है। थर्ड है हमारा वायरलेस माउस या कोडलेस माउस, इसके अंदर ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगे होते हैं। थर्ड है हमारा ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल भी आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, एक हो गया माउस एंड सेकंड है आपका ट्रैक बॉल। क्या है ये आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इनपुट डिवाइस माउस के जैसा दिखाई देता है, माउस के जैसा कार्य करता है, तो वो है आपका ट्रैक बॉल। इसमें क्या अंतर है, तो इसमें एक उभरी हुई बॉल या गेंद लगी होती है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर या कर्सर की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ट्रैक बॉल का ज्यादातर यूज आपका मेडिकल में या मेडिकल क्षेत्र में कैड व कैम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इसमें एक हैंडल या लीवर लगा होता है जिसको चारों ओर घुमाकर स्क्रीन पर पॉइंटर की दिशा को नियंत्रित किया जाता है। जॉयस्टिक का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है कि भाई गेम्स में कौन सा इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हो, वीडियो गेम खेलने में या फिर फ्लाइट सिम्युलेटर में कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो वीडियो गेम कंप्यूटर गेम खेलने में जॉयस्टिक का यूज हो रहा है, फ्लाइट में होता है, फ्लाइट सिम्युलेटर में, रोबोट को कंट्रोल करने में, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए, कैमरा कंट्रोल करने में, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ दिखाई दे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है, तो जॉयस्टिक यूज होता है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे स्कैनर का मतलब क्या हुआ, स्कैन करना। मतलब कि कोई भी आपके पास हार्ड कॉपी है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, बुक है, जो हार्ड कॉपी है, आप उसको क्या करना चाहते हो, टाइप नहीं करना चाह रहे एंड डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, उसको स्कैन कर लो। स्कैन करके क्या हो जाएगा, उस हार्ड कॉपी को आपने किस में बदल दिया, सॉफ्ट कॉपी में बदल दिया। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है, स्कैनर यूज होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि स्कैनर जो है, स्कैनर जो आपका स्कैन किए गए पिक्चर्स या इमेजेस की क्वालिटी के लिए किस पे डिपेंड करती है, डीपीआई। इस डीपीआई को याद रखना, अपने माइंड में फिट कर लेना, कहीं पे भी अगर आपको डीपीआई दिखाई दे तो डीपीआई आपका स्कैनर और प्रिंटर से रिलेटेड एक टर्म रहेगी। डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच या फिर रिजोल्यूशन पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी ज्यादा डीपीआई की संख्याएं बढ़ेंगी, रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा और स्कैन की गई इमेज की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी, साथ ही उसकी मेमोरी साइज भी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। एक तो आप क्या करो, एक आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया, वो कम क्वालिटी में, पुअर क्वालिटी में उसको स्कैन किया, तो जितना वो पुअर क्वालिटी में स्कैन होगा उसका मतलब उसकी डीपीआई उतनी ही कम है, उसका रिजोल्यूशन उतना ही कम है, तो वो मेमोरी भी कम ही लेता है। और जितनी अच्छी क्वालिटी में आपने उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है, स्टोर किया है, इसका मतलब उसकी मेमोरी भी उतनी ही ज्यादा वो लेगा एंड डीपीआई भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इस तरह से देखो, आप एक मूवी डाउनलोड करते हो, एक मूवी को आप जितने कम रेजोल्यूशन में डाउनलोड करोगे ना, उसकी क्वालिटी उतनी ही घटती जाती है एंड उसकी मेमोरी जो होती है ना, उस मूवी का जो साइज होता है वो उतना ही कम हो जाता है। एक मूवी को आप 200 MB में भी डाउनलोड कर सकते हो, एक मूवी को आप 700 MB में भी कर सकते हो, उसी मूवी को आप 2 GB में भी डाउनलोड कर सकते हो। क्यों हो रहा है ये साइज, मूवी तो सेम ही है ना, लेकिन वो इसलिए हो रहा है कि वहां पे उनके जो रिजोल्यूशन है ना वो चेंज होता जा रहा है। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतनी ही मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंटरनेट पे कोई भी फाइल स्कैन करके अपलोड करने के लिए स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन कितना है आपका, 96 डीपीआई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन कितना है, तो 96 डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है आपकी यहाँ पे, डॉट्स पर इंच। तो ये क्या है आपका यहाँ पे स्कैनर हो गया। चलिए इसको देख लेना एक बार, यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्कैनर की रीडिंग लेना चाहो तो यहाँ से आप स्कैनर को इंग्लिश में रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। ये एक वॉइस इनपुट डिवाइस है, इसे माइक भी कहा जाता है, सिंपल सा है। माइक्रोफोन इतना डिफिकल्ट नहीं है एंड इससे इतने क्वेश्चन भी नहीं आते। इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, कंप्यूटर को हम अपने अगर कोई वॉइस इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तब आप अपनी वॉइस देना चाह रहे हो तो हम किसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं किसका यूज कर रही हूँ, मैं माइक का यूज कर रही हूँ, तभी तो आपको मेरी आवाज सुन पाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, माइक हो गया। एंड माइक्रोफोन में आवाज को डिजिटल रूप में
परिवर्तित करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड कार्ड कहाँ पे होता है, मदर का बोर्ड में एक स्लॉट में फिट रहता है, क्योंकि जो मैं आवाज मेरी जा रही है वो एक्चुअली में एक एनालॉग फॉर्म में है, एंड उस एनालॉग फॉर्म को डिजिटली में कौन कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे साउंड कार्ड कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा है, ठीक है। किस लिए यूज हो रहा है, आप अपनी पिक्चर्स यहाँ पे लेना चाहते हो, आपके लैपटॉप में वेब कैमरा लगा होता है ना, आप अलग से भी मार्केट से भी लाके एक्सटर्नली बिल्ड कर सकते हो कैमरा यहाँ पे। अगर आपको अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे वेब कैमरा हो गया। नेक्स्ट आपका लाइट पेन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इससे पहले हमने पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस देखा है, कौन कौन से, माउस देखे हैं, और एक आपका ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, एंड थर्ड और आपका जॉयस्टिक भी इनपुट आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, 3 देख लिए। फोर्थ आपका लाइट पेन है। लाइट पेन भी क्या है आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ज्यादातर इसी के बारे में पूछा जाता है कि भाई लाइट पेन ऑप्शन में मिलेगा और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपसे पूछा जाएगा। लाइट पेन का यूज कहाँ पे हो रहा है, तो लाइट पेन यहाँ पे एक पेन जैसा ही होता है, जो जनरली हमारे पास एक नॉर्मल पेन होता है ना, वैसा ही आपका यहाँ पे लाइट पेन होता है। एंड इसका यूज हम करते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी लिखने या कोई भी डायग्राम या कोई भी आकृति चित्र बनाने के लिए हम लाइट पेन का यूज करते हैं। कोई भी ग्राफिक्स बनाने के लिए, मेन्यू में दिए गए कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, स्क्रीन में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, डिजाइनिंग में किसका यूज हो रहा है, लाइट पेन का यूज हो रहा है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। यहाँ पे इसकी रीडिंग ले ली आपने, ठीक है। अभी मैं रीडिंग के लिए इतना पॉज नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं इसको रीडिंग दूंगी तो क्लास लंबी हो जाएगी हमारी काफी। चलिए आगे देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन सिंपल से आपको पता है टच स्क्रीन किस लिए यूज हो रहा है, आपका स्मार्टफोन में टच स्क्रीन है, आपके लैपटॉप में टच स्क्रीन होती है, तो टच स्क्रीन से आप डायरेक्टली अपने फिंगर्स की हेल्प से क्या दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो। इनमें क्या लगे होंगे, जो है सेंसर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से टच स्क्रीन काम करती है। सेंसर्स खराब हो गया तो टच स्क्रीन आपकी काम नहीं करेगी। इसे हम टच पैनल या टच स्क्रीन पैनल भी कह देते हैं। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आता है कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर क्या करता है, तो कैरेक्टर रीडर की हेल्प से हम छपे हुए या फिर हाथों से लिखे गए विशेष प्रकार के अक्षरों को ग्रहण करके या रीड करके कंप्यूटर को इनपुट के रूप में प्रदान करने में सक्षम होते हैं। डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाती है भी कौन सा इनपुट डिवाइस आपका यूज होता है स्पेशल टाइप्स के कैरेक्टर्स, प्रिंटेड या हैंड रिटन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज हो रहा है, तो कैरेक्टर रीडर यूज होता है। अब इन कैरेक्टर रीडर में भी देखो कुछ टाइप्स हैं, एक आपका MICR है, फिर OCR है, OMR, BCR, QR कोड रीडर, ये सारे क्या है आपके कैरेक्टर रीडर्स हैं। OCR फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का आप यूज कहाँ पे करते हो जनरली, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स की ई फीलिंग है, ई फीलिंग का मतलब इलेक्ट्रिक फीलिंग, या फिर उनको डिजिटली रूप में हम परिवर्तित कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटराइज्ड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हाथ से लिखे हुए अथवा प्रिंट किए हुए अक्षरों व डेटा को स्कैन करके रीड करने के लिए किया जाता है। एक तरह से आप ये समझो कि आपके पास एक बुक है, आप उस बुक को डिजिटली कन्वर्ट करना चाह रहे हो, उसको एक ई बुक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज कर सकते हो, OCR का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए एग्जांपल क्या है, जो आपकी OMR शीट्स है उनको कैसे रीड किया जाएगा, OMR की हेल्प से उनको रीड किया जाएगा। अब वहां पे 4 सर्कल्स होते हैं, आपने कौन सा सर्कल फिल किया है, अब ये ऐसा तो नहीं है कि आप इनको कौन चेक कर रहा है, एक तरह से कंप्यूटर ही इनको चेक कर रहा है, तो कंप्यूटर को चेक करना है तो उसको एक इनपुट डिवाइस देना पड़ेगा हमें इनको रीड करने के लिए, तो यहाँ पे OMR यूज होता है। उन आपने कौन सा फिल किया है, कौन सा फिल नहीं किया है, ठीक है, 2 फिल कर दिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे कंप्यूटर को मिलेगी, OMR इनपुट डिवाइस की हेल्प से मिलेगी। नेक्स्ट है आपका BCR, बार कोड रीडर या फिर बार कोड स्कैनर। अब बार कोड रीडर क्या होता है, आजकल आप जितने भी आइटम्स मार्केट में लेने जाते हो उन सभी के ऊपर एक बार कोड लगा होता है। बार कोड क्या होता है भाई, बार कोड क्या होता है, तो बार कोड का मतलब ये जो ब्लैक लाइंस, वर्टिकल ब्लैक लाइंस होती है, इनको क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, ठीक है। और हर एक लाइन क्या करती है, कोई एक निश्चित इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रही है। इन बार कोड को कौन रीड करेगा, बार कोड स्कैनर रीड करेगा या फिर बार कोड
रीडर इनको रीड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्यूआर कोड रीडर। क्यूआर कोड रीडर का काम क्या है? क्यूआर कोड को स्कैन करना। अब ये क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। यहाँ पे देखो क्यूआर कोड होता क्या है, तो ये एक तरह का डिजिटल कोड होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए एक्सेस करने का लिंक संग्रहित करता है और केवल मशीन यानी कि क्यूआर कोड रीडर द्वारा ही रीड किया जाता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि भाई आपका जो क्यूआर कोड है वो क्या है, एक फुल फॉर्म क्या है उसकी? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये एक डिजिटल कोड होता है जो क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और एक उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको एक लिंक भी दे रहा है। क्यूआर कोड का यूज कहाँ कर रहे हो? आजकल जितनी भी आप पेमेंट करने जाते हो उनसे आप अपने क्यूआर कोड मांगते हो ना, या फिर आपको कोई पेमेंट लेनी है तो आप उसके साथ अपना क्यूआर कोड शेयर करते हो। जैसे क्यूआर कोड शेयर करते हो आपकी जितनी भी बैंकिंग डिटेल है वो उसके अंदर होती है, एक लिंक होता है उसके अंदर, वो पेमेंट उस क्यूआर कोड की हेल्प से करेगा। अमाउंट कहाँ चली जाती है? आपके अकाउंट में चली जाती है। तो इस तरह से आप क्यूआर कोड का यहाँ पे यूज करते हो। तो क्यूआर कोड एंड बार कोड के बारे में आपको काफी नॉलेज होगी। ठीक है, तो इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद देखो कि क्यूआर कोड यहाँ पे फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1994 बाय जापान ऑटोमेटिव कंपनी डेंसो वेव। कब आया था क्यूआर कोड? सबसे पहले 1994 में आया था। ठीक है, किसने किया था? जापान की जो ऑटोमेटिव कंपनी है डेंसो वेव ने इसका इन्वेंशन किया था। बायोमेट्रिक सेंसर इजी सा है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई बायोमेट्रिक सेंसर क्या? आप अपने फोन में भी बायोमेट्रिक यूज करते हो। सेंस अपना जो अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कर, अपना जो पासवर्ड लगाते हो फिंगरप्रिंट का यूज करते हो, या फिर अपनी फेस का स्कैनर फेस की एक पासवर्ड लगा रहे हो, तो ये सब क्या है? आपका बायोमेट्रिक सेंसर्स है। ठीक है, इनपुट डिवाइस जिसका यूज हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो फिंगर्स है, फेस है, पाम है, या फिर आइरिस, रेटिना, इन सभी का जो निशान है, इन सभी को स्कैन करके क्या करना चाह रहे हैं? इन सबको हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। आप या फिर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था तो वहां पे अपने बायोमेट्रिक करवाई थी, या फिर आजकल जब आपका एग्जाम हो जाता, आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे भी आपकी क्या होती है? बायोमेट्रिक होती है, आपका थंब स्कैन होता है, फिर उसको मैच किया जाएगा। तो ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? आपका बायोमेट्रिक सेंसर की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्ड रीडर है। कार्ड रीडर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार के कार्ड्स में स्टोर हुई इंफॉर्मेशन या डेटा को रीड करके कंप्यूटर को इनपुट के रूप में प्रदान करता है। अब यहाँ देखो स्मार्ट कार्ड रीडर में कौन आ जाएगा? एटीएम, आईडी कार्ड्स आ जाएंगे। होते हैं ना, मान लो आप किसी कंपनी में लगे हुए हो तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एक आईडी देती है, एंड जिसके पास वो आई कार्ड है केवल वही उस एक्सेस कर पाएगा। तो उनके पास वहां पे उस जो रीडर है, स्मार्ट कार्ड रीडर, वो लगे होते हैं, उनको अपनी आईडी शो करनी होती है। अगर वो आईडी करेक्ट है तभी उनको क्या मिलती है? एंट्री मिलती है। तो ये क्या है? आपके स्मार्ट कार्ड रीडर्स है। एटीएम, अगर आपका एटीएम करेक्ट है तभी आप क्या कर पाओगे? जो एंटर कर पाओगे उसमें अपनी डिटेल्स को चेक कर पाओगे। मेमोरी कार्ड रीडर में कौन है? आपका एसडी कार्ड है। मेमोरी कार्ड रीडर किसको रीड कर रहा है? एसडी कार्ड को रीड करता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ देखो ये मेमोरी कार्ड रीडर यूएसबी व ओटीजी दोनों इंटरफेस के साथ अवेलेबल है। अब यहाँ देखो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिवर्सल सीरियल बस, एंड ओटीजी का आपने नाम सुना ही होगा, ऑन द गो। फिर आता है आपका पंच कार्ड रीडर। ये पंच कार्ड में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन को रीड करता है। एक है आपका किम्बॉल टैग रीडर। अब ये क्या होता है? तो देखो कि जो अपने कपड़े होते हैं, घड़ी होती है, इन सारी चीजों में एक छोटा सा कार्ड होता है जो कि धागे या प्लास्टिक स्ट्रिंग से लगा होता है। उसमें क्या होता है? एक बारकोड या क्यूआर कोड उसके अंदर छिपा हुआ होता है। फिर आपने देखा होगा कि जब आप वो खरीद लेते हो तो खरीदने के बाद उसको निकाल दिया जाता है और फिर क्या करते हैं? उसको कंप्यूटर के अंदर में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये क्या आपका किम्बॉल टैग रीडर है। तो ये आपका कार्ड रीडर है, देख लीजिएगा यहाँ पे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगती है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा। ऊपर हमने वेब कैमरा देखा, यहाँ पे क्या है? आपका डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा मतलब जिसमें आप अपने पिक्चर्स ले रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, एंड बाद में उन सबको क्या कर रहे हो? अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करवा रहे हो, उस कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो। तो वो क्या हो गया? आपका डिजिटल कैमरा हो गया। ये एक हैंडी पोर्टेबल डिवाइस है। डिजिटल कैमरा की क्वालिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मेगापिक्सल में मापा जाता है।
नेक्स्ट आपका है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या है आपका, तो ये है वॉइस कमांड, कि जैसे कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका फोन आपकी वॉइस कमांड को समझे, तो ये वो सिस्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट के बाकी नाम ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनके अदर नेम। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट को हम ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं, डिजिटल टैबलेट भी कह देते हैं, और जो लेटेस्ट आजकल इसका नाम चल रहा है वो है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का ही क्या है आपका, डिजिटाइजिंग टैबलेट होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग आप ड्राइंग, स्केचेस, पिक्चर या अन्य तरह की ग्राफिक्स बनाकर उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम वैसे ही ड्राइंग कर सकते हैं जैसे कि आप पेंसिल और पेपर का यूज करके करते हो। इसमें साथ में आपको क्या मिलता है, एक स्टाइलस मिलता है। स्टाइलस क्या है आपका, तो स्टाइलस के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स या ड्राइंग बना सकते हैं। स्टाइलस होता क्या है, स्टाइलस एक टैबलेट के साथ मिलने वाला एक पेन होता है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, टैबलेट पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग या ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई ग्राफिक्स के लिए जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, ग्राफिक्स बनाने के लिए, हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स बनाने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं, तो आपका डिजिटाइजर हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका डिजिटाइजिंग टैबलेट हो गया। तो ठीक, यहाँ पे हमने अपने जो इनपुट डिवाइसेज है, जितने भी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज है, उन सबको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। देखो, बताने को इनपुट डिवाइसेस के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उतनी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। जो हमने यहाँ पे बातें करी है आप एग्जाम में चेक करना, प्रीवियस ईयर चेक करना, कि यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे बाहर यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इनपुट डिवाइसेस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। थैंक यू।